नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार राय अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बताया था शेड्यूल में ही कि आज हम लोग जो है जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो टॉपिक है सीआरपीसी से, और सीआरपीसी का बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेंटेनेंस यानी भरण पोषण का। इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी फैक्ट बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं प्री के, जैसे मेंस में इसको आंसर राइटिंग करना है, जो जो क्वेश्चन मेंस में बन सकते हैं उन सब चीजों पे चर्चा इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग करेंगे। और इससे पहले कि थोड़ी सी चीजें अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं, और आप लोगों के मैं कमेंट देख कर हम लोग करेंगे। और ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी लेक्चर पर आते हैं। रंजना, गुड मॉर्निंग। आप जैसा कि जानते हैं कि अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से आप घर बैठे पढ़ाई कर पाते हैं। और आप जानते हैं कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता रहता है। इसके अलावा लाइव टेस्ट होते रहते हैं। उसके अलावा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, आंसर राइटिंग सेशन होता रहता है, टॉप के एजुकेटर से पढ़ाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पसंद आएंगी। यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सारे हैं लॉ से जुड़े, जो कि आपके पीसीएसजे हो, पीओ हो, चाहे एचजेएस का एग्जामिनेशन हो, यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर का भी अगर एग्जामिनेशन आप देना चाहते हैं तो आप उस परीक्षा को भी अच्छे से दे सकते हैं और सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, T20 मार्क टेस्ट सीरीज चल रही है, वो T20 मार्क टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए देख रहे हैं कि ये मार्क टेस्ट सब्जेक्ट जो हैं ये मेजर सब्जेक्ट है जो कि लगभग हर स्टेट के सिलेबस में होता है। तो ये सब्जेक्ट के डेट हैं और इसकी टाइमिंग ये है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको वही राय लॉ 10 जो है रेफरल कोड, उसी को लगाना होगा। मैं आगे उसकी भी चर्चा कर दूंगा। ये है कुछ बैच जो कि नए बैच शुरू हुए हैं। और जैसे आप कह सकते हैं कि अनिल खन्ना सर का एक बैच और उसकी टीम के द्वारा जो है 15 जून से, उसके अलावा 5 मई से एक बैच पुराना है जो चल रहा है, अभी 1-1.5-2 महीने हुए उसको। एक 15 मार्च से हरियाणा पीसीएसजे के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। उसके अलावा 9 जून से एक जुडिशियरी फाउंडेशन बैच जो कि करण सांगवान सर और फैजन खान के सर के द्वारा चला जाए। तो बहुत सारे ऐसे हैं, और अभी जुलाई में, आने वाले जुलाई में भी नए बैच की शुरुआत होने वाली है। तो आप समझिए कि आप कोई भी बच्चा कभी भी एडमिशन लेगा तो उससे ये समस्या नहीं आने वाली कि उसके बैच शुरू हो गए थे और उसके कुछ सब्जेक्ट छूट गए। ठीक है नेहा, गुड मॉर्निंग। ये है सब्सक्रिप्शन के प्लान कि आप कैसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और क्या रेट है। आप देखिए 1 मंथ से लेके 24 मंथ तक के प्लान उपलब्ध हैं। आप इसमें से कोई भी प्लान चुन सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। और कोई भी प्लान होगा ना तो उसमें इंस्टॉलमेंट में भी फीस देने की सुविधा होती है। इंस्टॉलमेंट में यानी पर मंथ के हिसाब से भी आप दे सकते हैं। और ये है फीस स्ट्रक्चर, ये है आपका फीस स्ट्रक्चर। तो 1 मंथ के लिए इतना, 3 मंथ के लिए इतना, इस तरीके से। उसके अलावा ये आज की लास्ट डेट है इसकी, आज इसकी लास्ट डेट है। और लास्ट डेट मतलब 30 जून तक। 30 जून के बाद यानी 1 जुलाई से ये फीस स्ट्रक्चर कुछ बदलने वाला है। जहां ये फीस थी और ये हो जाएगी, इस तरीके से थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी 9% फीस जो है बढ़ रही है इसमें। आशुतोष, गुड मॉर्निंग। तो ये हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है ताकि फीस जो ज़्यादा हो रही है उससे बचा जा सके। यानी अगर सब्सक्रिप्शन लेना है या किसी परिचित को दिलवाना है तो आज करवा लीजिए, 30 जून को करवा लीजिए। फिर उसके बाद और मैं बताऊं तो अगर जो फीस स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें भी अगर हम लोग चाहते हैं कि डिस्काउंट हो जाए तो उसके लिए ये कोड डालना होगा, राय लाइव है, राय लाइव। इस कोड का प्रयोग करने का फायदा ये होगा कि चाहे आप कोई भी प्लान इसमें से लेते हैं, चाहे इसमें से कोई भी प्लान लेते हैं, उसमें आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हो जाएगा, पूरा का पूरा 10% डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा फायदा है। उसके अलावा फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल ये एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जो बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए है कि अगर आप 12 मंथ का, 18 मंथ का या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1, 2 और 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। ठीक है,
तो ये इसका फायदा है। अरे अपूर्वा भी आ गई है, गुड मॉर्निंग अपूर्वा। आगे बढ़ते हैं। आखिर हम ज्वाइन कैसे करेंगे अनअकैडमी? अनअकैडमी को ज्वाइन करने का तरीका ये है कि अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और जब आप लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें देखिएगा कि लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें आगे प्रोसेस फॉलो करिएगा। जुडिशियरी पीसीएसजे का जो गोल होगा ना, उसको आप ज्वाइन करिए, उसको आप क्लिक करिएगा, उसको आप चुनिएगा। तो जब आप उसको चुनेंगे तो अगर आप पे सब्सक्रिप्शन का प्लान इस तरीके से आता है तो सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुलेगा। और उसके बाद आपसे यहाँ पे एक कोड की भी अपेक्षा कर सकता है कि कोई कोड है आपके पास, तो वो कोड आपको कौन सा डालना है, कोड आपको पता है, रॉयल आई। इस कोड से के माध्यम से आपकी एक्सेस अनअकैडमी पर हो जाएगी और वहां पे आप फ्री के लेक्चर पढ़ सकते हैं। फ्री के लेक्चर भी बहुत सारे होते हैं, तो फ्री के लेक्चर आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पेड वर्जन के लिए फिर आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और जो भी आपको दिख रहे होंगे, यही जब कोड डालेंगे ना तो आपको बता देगा कि आप सब्सक्रिप्शन जब लेंगे तो आपको कितना पैसा पड़ेगा। ठीक है, तो इस कोड का प्रयोग करके यहाँ सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट लिया जा सकता है। ये अनअकैडमी जुडिशरी का यूट्यूब चैनल है, आपको पता ही है, जिसको आपने इस समय देख रहे हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन करके और भी चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। तो अब हम लोग जो है चर्चा करेंगे, अब चर्चा करेंगे हम लोग विषय पर आके, यानी कि ये जो टॉपिक आज हम लोगों ने डिसाइड किया है डिस्कशन के लिए, वो टॉपिक पर कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे क्वेश्चन बनने हैं, इन सब चीज़ों पर चर्चा। देखें, आज का टॉपिक जो है हम लोगों का वो मेंटेनेंस है। इंग्लिश में मेंटेनेंस मैंने अनअकैडमी पे पढ़ाया हुआ है, इंग्लिश में नोट्स आपको वहां पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको भरण पोषण से संबंधित हिंदी में प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। ठीक, तो मेंटेनेंस की अगर बात करें तो आप जानते ही हैं कि ये सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 9 में है। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि मैं गंदा कर दूं तो आपको दिक्कत ना हो। तो ये चैप्टर नंबर 9 में है और जिसके लिए प्रोविजन 125 से लेके 128 ये है। इसके लिए कहा जाता है कि मेंटेनेंस जो है ना, या सीआरपीसी में प्रिवेंटिव प्रोविजन भी हैं, कुछ प्रिवेंटिव प्रोविजन होते हैं। अभी प्रिवेंटिव प्रोविजन क्या है? प्रिवेंटिव प्रोविजन का मतलब ये होता है निवारात्मक कार्यवाही, निवारात्मक प्रावधान। महेश खुश रहिए, खुश रहिए, है ना। निवारात्मक प्रावधान, निवारात्मक प्रावधान वो प्रावधान होते हैं जो कि ऑफेंस को होने से पहले ही रोक देने के लिए होते हैं। भाई दो पर्पज के लिए दो प्रकार के प्रोविजन होते हैं, एक होता है पनिशिव प्रोविजन और एक होता है प्रिवेंटिव प्रोविजन। पनिशिव प्रोविजन के अंतर्गत आप देखेंगे कि अपराध होने के बाद उस पर्सन को पनिश करने के लिए प्रोविजन होते हैं। लेकिन तीसरी चीज क्या होती है कि प्रिवेंटिव प्रोविजन। प्रिवेंटिव प्रोविजन का मतलब होता है कि अपराध होने का इंतजार नहीं किया जाता, इसलिए वो प्रोविजन रहते हैं कि अपराध को होने से ही रोक दिया जाए। ठीक है, तो वो प्रिवेंटिव प्रोविजन कहलाता है। प्रिवेंटिव प्रोविजन के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। तो ये जो सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 8 हो गया, चैप्टर नंबर 9 हो गया, चैप्टर नंबर 10 हो गया, चैप्टर नंबर 11 हो गया, ये सारे जो है ना प्रिवेंटिव प्रोविजन के अंतर्गत ही आते हैं, वो अपराध को रोकने के लिए होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, इसका अर्थ जान लेते हैं मेंटेनेंस का। कि मेंटेनेंस क्या है कि किसी असमर्थ व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा की पूर्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके ऊपर इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का विधिक कर्तव्य है, भरण पोषण कहलाता है। यानी कि किसी भी पर्सन का किसी भी दूसरे पर्सन के लिए मेंटेनेंस की जो लायबिलिटी बनती है, उस लायबिलिटी को कंप्लीट करना ही मेंटेनेंस कहलाता है ना। उनको कुछ सुविधाएं देना हो सकता है, उनको एजुकेशन देना हो सकता है, उनका इलाज हो सकता है, उनके लिए भोजन हो सकता है। तो इन सब चीजों को देने की जिम्मेदारी रखने वाले व्यक्ति द्वारा जो ये सब दिया जाता है उसे हम मेंटेनेंस कहते हैं, उसे भरण पोषण कहते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है, दो उद्देश्य हमने रखे कि उसके द्वारा किए जाने वाले अपराधों पर नियंत्रण करना और उसके विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों पर भी नियंत्रण करना। मतलब उसके द्वारा या उसके विरुद्ध
दोनों प्रकार के जो स्थितियां होती हैं उस अपराध को नियंत्रित कर। देखिए, होता ये है कि जनरली ऑफेंस प्रॉपर्टी के लिए होते हैं। हमने शब्द प्रयोग किया जनरली होते हैं प्रॉपर्टी के लिए। और अगर किसी पर्सन को, अगर मान लीजिए मेंटेनेंस करने के लिए उसके पास मीन्स नहीं है, साधन नहीं है, खाने के लिए तो उसको कुछ न कुछ करना ही है, नौकरी तो मिल नहीं रही, बिजनेस है नहीं कुछ, तो वो क्या करेगा? प्राइमा फेसी वो सबसे इजीएस्ट तरीकों को अपनाएगा जिस तरीके से वो पैसे कमा सके, और वो तरीका जनरली इलीगल तरीका हो। तो इसलिए कि कहीं वो गलत काम में न फंस जाए, अपराध की तरफ न अग्रसर हो, इसलिए उसको जो बेसिक नीड है उसके लाइफ के लिए उसकी पूर्ति करा दी जाए, तो हो सकता है कि वो अपराध करने से बच जाए। तो उसके द्वारा अपराध न हो इसलिए उसको मेंटेन करना। दूसरी चीज क्या है? उसके विरुद्ध होने वाले अपराधों पर नियंत्रण कैसे होगा? उसके विरुद्ध होने वाले अपराधों पर नियंत्रण इसलिए कि कोई भी व्यक्ति जब आर्थिक रूप से कमजोर होता है, तब ऐसी स्थिति में उसकी इस कमजोरी, इसकी मजबूरी का फायदा उठाने वाले लोगों की संख्या बहुत है। तो जब हम ऐसा कोई प्रोविजन ला दें कि कोई व्यक्ति कम से कम अपनी जरूरत की चीजों को पूरा कर ले किसी माध्यम से, तो हो सकता है उसकी मजबूरी का फायदा ज्यादातर लोग ना उठा पाए। तो इस पर्पज के लिए भी ये मेंटेनेंस संबंधी प्रोविजन इसमें डाले गए हैं। क्या दोनों चीजें हो गई ना? उसके विरुद्ध अपराध को कंट्रोल करना, उसके द्वारा किए जाने वाले अपराध को कंट्रोल करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लीजिए, क्षेत्र यानी स्कोप जिसको कहते हैं, स्कोप कहते हैं कि भरण पोषण से संबंधित यह प्रावधान पक्षकारों के व्यक्तिगत अधिकारों को पूरी तरह से निर्णित नहीं करते, बल्कि यह केवल त्वरित उपचार प्रदान करते। माने सीआरपीसी के अंतर्गत जो मेंटेनेंस का जो प्रोविजन है, वो प्रोविजन किसी प्रकार के राइट को डिसाइड नहीं करता पार्टी को, वो ट्रायल नहीं करता, ये सिर्फ इंक्वायरी के बेस पर मेंटेनेंस अलाउ किया जाता। और अगर किसी पर्सन को मेंटेनेंस चाहिए तो उसके लिए उसको प्रॉपर सिविल सूट फाइल करना होता है। सिविल सूट फाइल करने के बाद पार्टी के राइट डिसाइड होते हैं, और राइट डिसाइड होने के बाद जो मेंटेनेंस अलाउ किया जाता है वो एक्चुअल मेंटेनेंस होता है। यहाँ पार्टी के राइट एब्सोल्युटली डिसाइड नहीं किए जाते, यहाँ एक बस इमीडिएट रिलीफ दिया जाता है ताकि वो पर्सन जो है जिसको जरूरत है वो अपना मेंटेनेंस कर पाए। ठीक है ना? तो ये पार्टी के राइट को डिसाइड नहीं करता, सिर्फ मेंटेनेंस के लिए एक क्विक रिलीफ देता है। एक केस बहुत फेमस है जो कि आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, कि मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। ये केस 1985 में आई थी। और आप समझिए कि इस केस में मेंस के पर्पज के लिए तो इतना ही लिख दीजिए कि भरण पोषण से संबंधित प्रावधान जो अध्याय 9 सेक्शन 125 से 28 तक हैं, यह सभी धर्मों पर लागू होते हैं, सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होते हैं। ये बात किस केस में कही गई थी? ये कहा गया था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। ये बड़ी केस है, अब इसका चर्चा हम क्या इस लेक्चर के अंतर्गत करें, लेकिन आप लोग जानते ही हैं इस केस की कहानी। इसमें जो जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में जो जजमेंट दिया कि नहीं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई भी धर्म मानने वाला हो, उस पर 125 यानी चैप्टर नंबर 9 लागू होगा। और नंबर 9 लागू होने का मतलब ये हुआ कि वो अपने पत्नी के प्रति तब तक जिम्मेदार होता रहेगा जब तक कि वो उसकी पत्नी मर नहीं जाती या पुनर्विवाह नहीं कर लेती। ये बात जम नहीं रही थी कुछ लोगों को, तो इसलिए इसका बड़ा विरोध हुआ। और सरकार ने क्या किया कि मुसलमानों को खुश करने के लिए 1986 में एक एक्ट पास कर दिया, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। अब ये जब एक्ट आया तो उसमें ये नियम बना दिया गया कि नहीं, ये जो 125 से 28 के प्रावधान मुस्लिम्स पर नहीं लागू होंगे, केवल तभी लागू होंगे जब वो इसके लिए सहमत हो। तो अब वो प्रोविजन ये हो गया है कि भाई प्रोविजन आ गया कि जब मुस्लिम इस बात के लिए सहमत होंगे तभी उन पर ये प्रावधान सीआरपीसी के लागू होंगे, अन्यथा मुस्लिम वाइफ जो है वो सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही
पति से मेंटेनेंस ले सकती है, उसके अलावा उसके बाद मेंटेनेंस नहीं ले सकती। तो ये प्रावधान कर दिया गया क्योंकि ये ऑर्डिनरी लॉ है और जो कि पर्सनल लॉ पर प्रिवेल नहीं करेगा। तो इसलिए अगर पर्सनल लॉ अलाउ नहीं करता तो ये भी अलाउ नहीं कर सकता। तो आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो मोहम्मद अहमद खान की केस रही। मोहम्मद अहमद खान की केस के बाद एक बार और थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि विधि आयोग की 41वीं रिपोर्ट में भी इसी बात पर बल दिया गया है कि यह अन्य सिविल विधियों के मुकाबले त्वरित एवं सस्ता न्याय प्रदान करता है। अन्य विधियों के मुकाबले मतलब सिविल लॉ के मुकाबले ये तुरंत और सस्ता न्याय प्रदान करता है। और जैसा कि मैंने शुरू में थोड़ी देर पहले कहा था कि ये क्यों लोकप्रिय है, ये क्यों लोग 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस पाते हैं, क्योंकि सिविल लॉ के अंतर्गत मेंटेनेंस लेने के लिए जाएंगे तो वहां ट्रायल होगा, और ट्रायल आप जानते हैं ना, प्रोसीजर होती है लंबी, इसलिए समय लगेगा बहुत ज्यादा। जरूरत आज हमको पैसे की है और मिलेगा हमको 15 साल बाद, तो उसका क्या मतलब होगा बताएं। तो इसलिए ये सीआरपीसी के अंतर्गत क्विक रिलीफ मिलता है, इसलिए पर्सन जो है सीआरपीसी के अंतर्गत तुरंत रिलीफ ले लेता है। लेकिन वो चाहे तो सिविल सूट भी फाइल करके अपने राइट को डिटरमाइन करवा सकता है, डिसाइड करवा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज क्या आती है, ये प्री में भी आपको समझ ही रहे हैं, प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है कि मेंटेनेंस के लिए क्लेम कौन कर सकता है। मेंटेनेंस के लिए क्लेम कौन कर सकता है, ये बताया गया है 125 के क्लास नंबर। ये बताया गया है पत्नी कर सकती है, लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट माइनर सन या डॉटर कर सकते हैं। तीसरी चीज है लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट संतान जो मेजर हो लेकिन अपनी मेंटल या फिजिकल इनकैपेसिटी की वजह से खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा। क्या हमने कहा, जो मेजर हो, जनरली मेजर सन या डॉटर के प्रति फादर की जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन अगर वो मेजर सन या डॉटर फिजिकली या मेंटली इनकैपेबल है खुद को मेंटेन करने में, तो उसके प्रति माँ बाप की जिम्मेदारी बनती। और चौथी चीज है फादर और मदर जो अपने को मेंटेन करने में असमर्थ हो। ये चीज ध्यान रखिएगा कि मेंटेनेंस की डिमांड केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो खुद को मेंटेन करने में इनकैपेबल हो, असमर्थ। जो खुद समर्थ है वो मेंटेनेंस के लिए डिमांड नहीं कर सकता। समझे ना, इस बात को समझिएगा कि ये देने वाला जो व्यक्ति है वो, उसके पास पर्याप्त साधन होना चाहिए। देने वाला व्यक्ति जो है उसके पास पर्याप्त साधन होना चाहिए, और लेने वाला जो व्यक्ति है जो क्लेम कर रहा है वो असमर्थ होना चाहिए। ये दो शर्तें तो पूरी होनी ही चाहिए। देने वाला सक्षम हो और लेने वाला सक्षम ना हो खुद को मेंटेन करने में। तो अब ऐसी स्थिति में होता है, तो अगर वो खुद समर्थ है तो मेंटेनेंस का के लिए क्लेम नहीं कर सकता, और देने वाला व्यक्ति अगर खुद समर्थ नहीं है तो उसके विरुद्ध भी क्लेम नहीं किया जा सकता। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये चार लोग जो हैं मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। एमपी के लिए पढ़ेंगे, अगर आप एमपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो ये जो है ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर भी आ जाता है इसमें। ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर ये भी जुड़ जाता है एमपी पीसीएस से मेंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि भरण पोषण के लिए आवेदन कौन कर सकता है, यानी भरण पोषण प्राप्त कौन कर सकता है। दूसरी चीज क्या आप देखेंगे कि भरण पोषण के लिए जिम्मेदार कौन है, दायी कौन है, लाइबल कौन। तो मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार कौन होगा, हस्बैंड होगा, फादर होगा, सन होगा, डॉटर होगा, जहां जैसी स्थिति हो। भाई अब पति पत्नी की बात आएगी तो पति उसके लिए जिम्मेदार होगा, पिता की बात पुत्र संतान की बात आएगी तो उसके लिए पिता जिम्मेदार होगा, माता पिता की बात आएगी तो उसके लिए पुत्र जिम्मेदार होगा, उसके लिए पुत्रियां जिम्मेदार होंगी। तो उसके लिए जिम्मेदार हस्बैंड हो सकता है, फादर हो सकता है, सन हो सकती है, डॉटर हो सकती है, जहां जैसी स्थिति हो वो मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार होंगे।
लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए वाइफ कमा रही है तो क्या उसकी भी जिम्मेदारी अपने हस्बैंड के प्रति बनेगी अगर हस्बैंड नहीं कमा रहा? सीआरपीसी ऐसा रिलीफ नहीं, पर्सनल लॉ के अंतर्गत है, लेकिन सीआरपीसी के अंतर्गत वाइफ हस्बैंड से ले सकती है, हस्बैंड वाइफ से नहीं ले सकती। तो अब देखिए क्या है कि ये लोग जो हैं भरण पोषण के लिए जिम्मेदार होते हैं जहां जैसी स्थिति है। जब उनके पास पर्याप्त साधन हैं और वह भरण पोषण से उपेक्षा या इनकार करता है, तब प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश कर सकता है। देखिए यहां पे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, यहां पे आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक कि देने वाले व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन होना चाहिए, और दूसरी बात कि वो भरण पोषण से उपेक्षा करता हो या इनकार करता हो। ठीक है, तब कौन अलाउ करेगा? ये प्री के लिए होगा कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट उसमें ऐसा आदेश कर सकता है कि आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? सफिशिएंट मींस होना चाहिए, नेग्लेक्ट या रिफ्यूज करता है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अलाउ कर सकता है। अब एक चीज आती है कि पर्याप्त साधन होने का क्या मतलब है? पर्याप्त साधन बड़ा डिस्प्यूटेड शब्द है ना। जब आपको किसी को सुनाना होता है तब तो आप तो ऐसे सुनाते हैं जैसे आप जैसा कोई है ही नहीं। मेरे पास तो इतने पर्याप्त साधन है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है। मतलब जिसको एक हिंदी शब्द प्रयोग किया जाता है भौकाल, तो भौकाल देने में तो आप माहिर कि मेरे पास बहुत सफिशिएंट मीन्स है। लेकिन जब बात आती है कि आपको देना पड़ेगा किसी को, तब आप तुरंत दरिद्र बन जाते हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कहां से दें। तो ये पर्याप्त साधन बड़ा डिस्प्यूटेड शब्द है। पर्याप्त साधन किसको माना जाए मेंटेनेंस के पर्पज के लिए, किसको न माना जाए? तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि सफिशिएंट मीन्स का क्या मतलब, कि सफिशिएंट मीन्स क्या है, यानी पर्याप्त साधन क्या है। इसके अंतर्गत सिर्फ उस व्यक्ति की आमदनी यानी इनकम कितनी है, या उसकी संपत्ति यानी उसके पास प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है, ही नहीं आते, बल्कि यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है तब माना जाएगा कि उसके पास पर्याप्त साधन है। समझ रहे हैं ना बात को? पर्याप्त साधन को इंटरप्रेट कैसे किया है कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई पर्सन के पास सफिशिएंट मींस है, इसका क्या मतलब है कि क्या उसके पास बहुत आमदनी होना चाहिए? नहीं। क्या उसके पास बहुत प्रॉपर्टी होनी चाहिए? नहीं। अगर वो पर्सन स्वस्थ है, शरीर से काम कर सकता है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है कि आपके पास सफिशिएंट मींस है, आपके पास दिमाग है ना, आपके पास शरीर है ना, करिए। आपके प्रति जो लोग आप पर निर्भर हैं उनका मेंटेनेंस आपको करना चाहिए, आपको करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं करेंगे आप? तो नालायकों के लिए यहां पे जगह नहीं। आप अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार हैं और आपको ऐसा करना पड़ेगा अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं। हाँ, ये आमदनी है कितनी है, संपत्ति उसके पास कितनी है, ये इस बात को डिसाइड करने में मदद करता है कि मेंटेनेंस का अलाउंस का अमाउंट कितना हो। अमाउंट को तय करने में ये चीजें इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उसे देना है कि नहीं देना है मेंटेनेंस, इसमें उसका रोल नहीं है। उसमें तो ये देखा जाएगा कि वो पर्सन अगर फिजिकली कॉम्पिटेंट है, मेंटली कॉम्पिटेंट है, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो बिल्कुल उसके पास सफिशिएंट मींस है। ठीक है, अब हम आते हैं पत्नी के भरण पोषण, पत्नी का भरण पोषण। ठीक है ना भाई, कई लोग उत्तराधिकारी में हमने देखा कि ये मेंटेनेंस ले सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं पत्नी की। परीक्षा के लिए भी पत्नी का, कभी कभी मेंस के एग्जामिनेशन में आपके यही क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि देखिए मेंटेनेंस टॉपिक पर आपको कहा जाए तो आप 3 घंटा सिर्फ मेंटेनेंस लिख सकते हैं, इतना बड़ा मेंटेनेंस का टॉपिक। तो परीक्षा में जो है अगर मेंटेनेंस जनरली बन जाए तब तो कन्फाइन करके छोटे छोटे में लिख देंगे कि भाई कौन दे सकता है, कौन ले सकता है, और कब इनकार किया जा सकता है, करके खत्म कर। लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफिकली भी पूछे जाते हैं कि वाइफ के मेंटेनेंस के संबंध में क्या रूल है, या ये भी पूछा जा सकता है कि मेंटेनेंस का अलाउंस जो है
वो कब कैंसिल किया जा सकता है या उसमें अल्टरेशन कब किया जा सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहां पे क्वेश्चन बनते हैं और उसको आप देख लीजिए। तो मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की बात, तो मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये जानना है कि वाइफ है कौन। वाइफ कौन है भाई, किसको हम वाइफ कहेंगे? तो पत्नी के अंतर्गत केवल वही पत्नी आती है जो विधितः विवाहित हो। दूसरी पत्नी भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती, ठीक है ना। ये कहा है सुनैना देवी वर्सेस नागेश्वर राय के केस में, सविताबेन सोमाबाई भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बात कही है कि वाइफ का मतलब सिर्फ वही वाइफ होगी जो कि मेंटेनेंस, हाँ वही वाइफ होगी जो लीगली मैरिड है, यानी विधितः विवाहित है। तो अब कोई ऐसी जो विधितः विवाहित नहीं है, सिर्फ साथ साथ रहती है, तो उससे मेंटेनेंस वो पत्नी के अंतर्गत नहीं आएगी। उसके अलावा हम पत्नी को और एक्सप्लेन करते हैं, तो पत्नी के संबंध में सेक्शन 125 का एक्सप्लेनेशन भी कहता है कि पत्नी के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी आती है जिसे तलाक दे दिया गया हो या जिसने तलाक दे दिया परंतु पुनर्विवाह नहीं किया। वाइफ के अंतर्गत समझ रहे हैं ना, तलाकशुदा स्त्री भी पत्नी ही मानी जाएगी मेंटेनेंस के पर्पज। अब वो तलाक जो हुआ है, वो तलाक चाहे खुद उसने पति को दिया हो और चाहे पति ने पत्नी को दिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंटेनेंस की तो वो हकदार है तब तक जब तक कि वो पुनर्विवाह नहीं कर लेती। पुनर्विवाह कर लेगी, रीमैरिज कर लेगी, तो उसके बाद मेंटेनेंस का राइट खत्म हो जाएगा। एक केस नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्वप्न कुमार बनर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 2019 की केस। स्वप्न कुमार बनर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहां पति द्वारा पत्नी को अधित्यजन के आधार पर तलाक दे दिया गया हो, वहां भी पत्नी भरण पोषण की अधिकारी होगी। समझे ना, जहां पति द्वारा पत्नी को अधित्यजन के आधार पर तलाक दे दिया गया हो, वहां भी पत्नी हकदार होगी। अधित्यजन जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए पत्नी मायके गई और इनको छोड़ देने के इरादे से फिर मायके से लौट के आई ही नहीं, या ये महोदय नौकरी करने गए और नौकरी पर से ये आ ही नहीं रहे क्योंकि वो पत्नी को छोड़ना चाहते, तो छोड़ देने के इरादे से खुद को अलग कर लेना ही डिजर्शन है। तो छोड़ देने के इरादे से, अब जैसे मान लीजिए पत्नी ने पति को छोड़ देने के इरादे से उनका अधित्यजन कर दिया, उसका डिसर्शन कर दिया। अब इस आधार पर पति ने पत्नी से तलाक ले लिया, 2 साल से अधिक समय से पत्नी हमारे पास आ नहीं रही है, तो हमको तलाक दे दीजिए। कोर्ट ने जो है, संगीता भी को आई है, गुड मॉर्निंग, तो कोर्ट ने क्या किया कि उन्होंने डिवोर्स डिग्री दे दी। अब इस आधार पर भी डिवोर्स हुआ है कि पत्नी ने हमको छोड़ दिया था, हमको डिवोर्स दे दीजिए, तब भी हस्बैंड को वाइफ के प्रति मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार होना पड़े। ठीक है, तो ये स्वप्न कुमार बनर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की केस है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, ये भी है इंटरिम मेंटेनेंस एवं कास्ट ऑफ सूट, या कह सकते हैं प्रोसीडिंग। इंटरिम मेंटेनेंस भी अलाउ किया जाता है और बाद के खर्चों को भी अलाउ किया जाता है। ये सेकेंड प्रोविजो है 125 का। समझ रहे हैं अंतरिम भरण पोषण क्या है? अंतरिम भरण पोषण क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं। अंतरिम भरण पोषण का मतलब ये होता है कि जब तक केस चल रहा है, ठीक, अब मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ ट्रायल नहीं होता, जल्दी हो जाती है चीजें, फिर भी मान लीजिए 1 साल ये मेंटेनेंस के लिए दावा किया गया और 1 साल तक मामला पेंडिंग रहा। मेंटेनेंस वाइफ मान लीजिए मांग रही है, 1 साल में डिसाइड होगा, तो बताइए 1 साल तक ये खाएगी पहनेगी क्या? धन की जरूरत तो उसे तब भी है ना, खाना तो वो तब भी खाएगी 1 साल तक, कपड़े तो वो तब भी पहनेगी, बीमार तो तब भी होगी, हो सकता है बच्चा हो तो उसको स्कूल भी जाना पड़ जाए। तो वो जो जरूरत है केस के दौरान, जो उसे जरूरत है, उसको पूरा कैसे करेगी वो? तो कोर्ट में एप्लीकेशन दिया जाता है इंटरिम मेंटेनेंस की। जब इंटरिम मेंटेनेंस के लिए इसके लिए एप्लीकेशन दिया जाता है, तो वो कोर्ट जो है इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ कर देती है
और इतना ही नहीं बल्कि ये एप्लीकेशन दिया है तो वकील करना होगा, है ना। हमारे संगीता जी जैसे होनहार वकील भी करने होंगे, तो जब वकील करना होगा तो वो पैसे लेगा, और भी बहुत सारे खर्च हो सकते हैं। तो वो इंटरिम मेंटेनेंस और वाद की कार्रवाइयों के खर्चे भी कोर्ट अलाउ कर सकता है। कब करेगा, कब करेगा, कितने दिनों के भीतर करेगा? ऐसे आवेदन जो इंटरिम मेंटेनेंस के लिए किए जाते हैं, इंटरिम मेंटेनेंस के लिए किए जाने वाले आवेदनों का निपटारा 60 डेज के भीतर कर दिया जाता है। 60 डेज के भीतर कर दिया जाता है, ये आपको याद रखना है प्री के लिए। 1 मिनट में देख लूं। हाँ वही वाली बात है, हाँ 60 डेज रंजना। बहुत बढ़िया, तो आप तो अपने क्लाइंट को 100% सेटिस्फाई कर देंगे। तो ये 60 डेज के भीतर इसका निपटाना करना पड़ता, प्री के लिए ये बात जाननी जरूरी है, हाँ? लेकिन अब अगर कोर्ट ने आर्डर दिया कि बेटा तुमको मेंटेनेंस देना है, कोर्ट ने आर्डर दिया, लेकिन वो नॉन परफॉर्मेंस, इफेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, यानी कि पालन नहीं करता, उसका प्रभाव क्या होगा? तो क्या प्रभाव होगा? इस धारा के अधीन दिए गए आदेश का पालन करने में यदि कोई व्यक्ति असफल रहता है तब इसकी वसूली के लिए वारंट जारी किया जा सकता है और प्रत्येक असफलता के लिए 1 माह के कारावास से दंडित किया जा सकता है। तो ये इसके इफेक्ट हो जाएंगे। क्या होगा? उनके लिए वारंट इशू हो सकता है और 1 महीने का जेल हो सकता है। 1 महीने का जेल मतलब प्रत्येक डिफॉल्ट पर 1 महीने की जेल, और प्रत्येक डिफॉल्ट का मतलब समझते हैं ना, 1 महीने जो मेंटेनेंस होता है हर मंथ के हिसाब से दे होता है, हर 1 महीना जो है नया एक अपराध बनता है। ये डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट, इस तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये हर महीना का मेंटेनेंस उनको देना है, और जिस महीने का नहीं देंगे वो 1 डिफॉल्ट होगा, और 1 डिफॉल्ट के लिए उन्हें 1 महीने की जेल हो सकती है। वो मैक्सिमम है, अगर बीच में चुका देते हैं तो छोड़ दिया जाएगा। तो ये उसमें तरीका है। लेकिन जो डिमांड है वो कितने समय के भीतर की जाएगी तो अलाउ होगा, तो वो है वहां पे 1 ईयर। क्लास नंबर 3 में ही बताया गया होगा यहाँ पे कि क्लास नंबर 3 बताता है कि जो मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन आप देते हैं कितने समय तक के भीतर देना होगा? 1 साल के भीतर। यानी अगर जनवरी 2020 का मेंटेनेंस आपको क्लेम करना है तो आपको जनवरी 2020 का करना है तो दिसंबर 2020 तक आपको कोर्ट में एप्लीकेशन दे देना होगा। अगर 2021 आ जाएगा तो आपको जनवरी का लेने का अधिकार समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप फरवरी का तो मांग ही सकते हैं। इसी तरीके से 1 साल के भीतर ही करना पड़ेगा। वारंट इश्यू होगा और उसके लिए फिर जेल हो सकती है जो 1 महीने तक की हो सकती है। लिमिटेशन कितनी होगी? 1 ईयर की। पत्नी की हम लोग बात कर रहे हैं। पत्नी की अगर बात करें तो ये देख लेते हैं कि पत्नी यानी परिस्थितियां जिसमें पत्नी भरण पोषण का दावा ही नहीं कर सकती। पत्नी, या इस तरीके से कर सकते हैं कि वो कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें वाइफ हस्बैंड से मेंटेनेंस नहीं ले सकती, यानी कि मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती। तो ये चीज आपको 125 के क्लास नंबर 4 में बताया गया। 125 के क्लास नंबर 4 में बताया गया है कि जब वो एडल्ट्री में रह रही हो, जब वो सफिशिएंट रीजन के बिना अलग रह रही हो, जब वो म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही हो, तब ऐसी स्थिति में वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सफिशिएंट रीजन के बिना अलग रह रही। सफिशिएंट रीजन के बिना अलग होने का क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए पति मारता पीटता है या कोई और स्त्री लाके घर में रखता है और फिर पत्नी जो है मायके या कहीं और चली जाती है और मेंटेनेंस के लिए डिमांड करती है, तो वो सफिशिएंट रीजन होता है अलग रहने। तो अगर सफिशिएंट रीजन है अलग रहने का तब तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, लेकिन सफिशिएंट रीजन नहीं है
तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। तो ये सफिशिएंट रीजन क्या है, मिस्ट्रेस रखना, दूसरा विवाह करना, ये बात एक्सप्लेनेशन में है क्लास नंबर 3 के, ठीक है, कि सफिशिएंट रीजन क्या है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम केसेस में सफिशिएंट रीजन को बताया है, जैसे इंपॉर्टेंस होना हस्बैंड का, या सफिशिएंट रीजन में क्रूएलिटी होना, ये भी हो सकता है। उसके अलावा डिमांड ऑफ डाउरी भी हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो कि बताते हैं कि नहीं, वो पत्नी या जो है वो सफिशिएंट रीजन के वजह से अलग रह रही है, तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन अगर सफिशिएंट रीजन के बिना अलग रह रही है, एडल्ट्री में रह रही है, या फिर म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही है, तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। ठीक है, तो संगीता बता रही हैं कि अभी जो है रिसेंट में केस ये है कि इन लोगों की इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, कि एक एफिडेविट होगा कि आपकी वास्तव में इनकम कितनी है, और उसके आधार पर जो है मेंटेनेंस अलाउ होगा। क्योंकि सेक्शन 127 का क्लास नंबर 1 इसी तरीके की बात करता है कि जिसकी जैसी आमदनी होगी उसके हिसाब से अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, यानी मेंटेनेंस की राशि अगर कम है, अगर आमदनी कम है तो मेंटेनेंस का काम भी राशि कम होगी, और आमदनी ज्यादा है तो मेंटेनेंस की राशि भी ज्यादा होगी। इसी तरीके से दोनों पार्टी को एफिडेविट कोर्ट में देना होता है कि वो ये बताएं कि उनकी खुद की आमदनी कितनी है। ठीक है, अगली चीजें देख लेते हैं। परिस्थितियां जिसमें भरण पोषण के आदेश को रद्द या परिवर्तित किया जा सकता है। रद्द या परिवर्तित करना, तो रद्द या परिवर्तित करने का मतलब एक तो होता है कि कैंसिल ही कर दिया कि नहीं, तुम हकदार ही नहीं। परिवर्तित करने का मतलब है अल्टरेशन इन अमाउंट। अल्टरेशन का मतलब समझते हैं ना, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, तो ये दोनों चीजें हो सकती है। तो अल्टरेशन और कैंसिलेशन भी हो सकता है। कहां होता है? अगर हम कैंसिलेशन की बात करें ना, तो कैंसिलेशन 125 के क्लास नंबर 5 में, जो क्लास नंबर 4 में आपने पढ़ा था वही चीज है ये। मतलब वहां पे अलाउ ही नहीं होता है, और क्लास नंबर 5 का मतलब है कि अलाउ हो गया है और ये सर्कमस्टांसेस हैं, तो वो कैंसिल किया जाए। यानी कि वाइफ जो है एडल्ट्री में रहने लगे, सफिशिएंट रीजन के बिना अलग रहने लगे, म्यूचुअल कंसेंट से अलग रहने लगे, तब वो मेंटेनेंस जो अलाउ किया गया है वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। वो कैंसिल कर दिया जाएगा, माने अलाउ होने के बाद कैंसिल कर दिया जाएगा 125(5) के अंदर। अगली चीज देखते हैं और क्या क्या सर्कमस्टांसेस है। चौथी चीज ये कहता है कि जहां परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, ये बात कहां बताई गई? सेक्शन 127 के क्लास नंबर 1, कि जहां परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है वहां भी जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस है उसमें अल्टरेशन हो सकता है। आमदनी बढ़ जाए, जो मांग रहा है उसकी खुद की अपनी आमदनी हो जाए, तब तो रद्द ही कर दिया जाएगा, या फिर इनकी आमदनी बढ़ जाए या घट जाए, इससे भी उस पर फर्क पड़ेगा। जब मेंटेनेंस दिलवाया गया था तो 5,000 मेंटेनेंस रखा गया, क्योंकि वो 10,000 की नौकरी करता था। उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है, उसका IAS बन जाता है, तब उसकी आमदनी कुछ और होगी, उसके आधार पर उसका मेंटेनेंस का अमाउंट और होगा। तो अल्टरेशन इन सर्कमस्टांसेस, चेंज इन सर्कमस्टांसेस। दूसरी चीज कि जो मेंटेनेंस का अमाउंट CRPC ने तय कर दिया, फिर सिविल न्यायालय में एक सूट फाइल हुआ और सिविल न्यायालय ने तय कर दिया कि अरे इसको तो मेंटेनेंस लेने का हक ही नहीं है। ठीक है ना, तो मेंटेनेंस लेने का हक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो वाइफ है ही नहीं, लीगली वाइफ। तो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि ये हस्बैंड जो है मेंटेनेंस लेने के हकदार ही नहीं है, तो उनके फेवर में किया गया जो अमाउंट है, जो मेंटेनेंस है, उसे कैंसिल कर दिया। ठीक। तीसरी चीज यानी छठी चीज कि जब पत्नी के पक्ष में किया गया हो और पत्नी क्या करे, रीमैरिज, दूसरे से विवाह कर ले, तो क्या विवाह के बाद भी मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदारी होगी उसकी? बिल्कुल नहीं। माने पुनर्विवाह कर लेने के बाद मेंटेनेंस का अधिकार समाप्त हो जाता है।
तो वो उसके फेवर में अगर किया गया है मेंटेनेंस अलाउ, तो वो कैंसिल कर दिया जाए। अगली चीज है कि जहां पत्नी विवाह विच्छेद के प्रतिफल के रूप में कोई धनराशि प्राप्त कर लेती, यानी विवाह विच्छेद के प्रतिफल के रूप में मेंटेनेंस प्राप्त, कोई अमाउंट अगर प्राप्त कर लेती है, कोई कस्टम या यूजेस के आधार पर कोई चीज अमाउंट प्राप्त कर लेती है, तब भी मेंटेनेंस का जो अमाउंट है वो भी रद्द किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर विवाह के प्रतिफल के रूप में, कंसिडरेशन के रूप में कुछ अमाउंट उसने लिए हैं, इसका मतलब है कि अब उसने मेंटेनेंस अपने आप को कर लेना है। तो इसलिए वो नहीं दी जाएगी। लेकिन हाँ, मेहर जो होता है वो इसलिए इसके अंतर्गत नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेहर जो है वो विवाह विच्छेद के कंसिडरेशन के रूप में नहीं होता, वो विवाह के कंसिडरेशन के लिए होता है। इसलिए मेहर पाने से भरण पोषण का अधिकार समाप्त नहीं होता। और यहाँ एक है कि जब वाइफ अपने मेंटेनेंस के राइट को वेव कर देती है, तो भी उसका मेंटेनेंस की जो ऑर्डर उसके फेवर में किया गया है वो कैंसिल कर दिया जाए। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में मेंटेनेंस का जो अमाउंट है वो या तो कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर चाहे उसमें अल्टरेशन यानी परिवर्तन कर दिया जाएगा। तो कभी कभी क्या है, यही एक क्वेश्चन अलग से आ जाता है, तो एक आध ठो केस लिख के इसको समाप्त कर दीजिएगा, एक आध ठो केस इसमें डाल दीजिएगा अल्टरेशन में, फिर उसके बाद समाप्त कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का एक बार हम दिखा देते हैं पूरा नोट्स। जो लोग लेट आए हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हालांकि हमने लिख के तो अब गंदा कर दिया है, लेकिन फिर भी आप ले लेंगे तो कम से कम नोट्स तो आप बना लेंगे। देखिए ये पहला पेज हो गया, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता। अब आज हमारी कोई क्लास अनअकैडमी पे नहीं है, कल हमारी क्लास रहेगी, कल से क्लास होगी पूरी तरीके से। तो ये पहला पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद ये दूसरा पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसी नोट्स को छाप दीजिएगा, इतना तो कोई छाप ही नहीं कर पाता। अगर आप छाप देंगे तो समझ लीजिए आप अपनी तरफ से सब कुछ कर दिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब आज तो हमारा लेक्चर नहीं है, मैंने बताया भी, लेकिन कल से जो हम लोग मिलेंगे टीपीए प्लस पे ही चलेगा, वो अब स्पेशल में नहीं चलेगा। दूसरी चीज क्या कह रहे थे हम, टीपीए प्लस पे ही चलेगा। उसके अलावा एक सब्जेक्ट संभवतः मैं एसआरए इस पर चलाऊंगा, अच्छे से हिंदी में पढ़ाऊंगा। मैं एसआरए हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, और स्पेशल पे चलेगा, और यूट्यूब की क्लास है ही, तो 3 क्लास रहेंगी मेरी पर डे। चलिए इसका भी हो गया। ये अगला पेज है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। ये है एक पेज, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। और ये है पेज, इसका भी ले लिया जाए। और एक पेज ये है, इसका भी ले लिया जाए। हाँ, ये मैंने नहीं बताया था, ये मैं बता दूं, वो तो पत्नी के भरण पोषण की बात हुई थी। ये पिता और माता के भरण पोषण की बात कर लेते हैं कि माता पिता का भी भरण पोषण करने की जिम्मेदारी है। तो सामान्यतया माता पिता के अंतर्गत नेचुरल यानी नैसर्गिक और दत्तक माता पिता ही आते हैं, यानी एडॉप्टिव और नेचुरल मदर फादर ही आते हैं। इसके अंतर्गत जो है सौतेला माता पिता नहीं आते। लेकिन कीर्तिकांत भदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई चाइल्डलेस स्टेप मदर है, माने निसंतान सौतेली माता है, तो ऐसी स्थिति में और वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो जो सौतेले बच्चे होंगे यानी बेटा या बेटी जो होगा वो उनसे मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। बात समझ में आई ना कि जनरली मेंटेनेंस का हकदार कौन होता है? मेंटेनेंस का हकदार वो व्यक्ति होता है जो कि अपने माता पिता के प्रति माता पिता होते हैं, जो नेचुरल हो या अडॉप्टिव हो। सौतेली माता पिता उसके अंतर्गत नहीं आते। लेकिन
कीर्तिकांत भदौरिया में कहा कि नहीं, अगर उसके पास कोई अपना बच्चा नहीं है और वो मेंटेनेंस नहीं कर पा रही है तो हो सकता है। उसके अलावा विजय मनोहर अर्वत की केस आप लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। विजय मनोहर अर्वत की केस प्री में भी पूछी जाती है। उसके मामले में कहा गया था कि अगर कोई विवाहित पुत्री है और उसके पास वो सक्षम है तो उसकी भी लायबिलिटी अपने मदर फादर के प्रति, यानी संतान के अंतर्गत पुत्र भी आती है और संतान के अंतर्गत पुत्रियां भी आती हैं इस धारा के पर्पज। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं तो बाकी की चीजों की चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।